नमस्कार बच्चों। आपका सिलेबस आज से हम शुरू कर रहे हैं। बुक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि फिजिकल ज्योग्राफी बुक है। अशोक दिवाकर राइटर की बुक आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है, तो यही हिंदी मीडियम के बच्चे लेके आएंगे। और इंग्लिश मीडियम के गर्ल्स ने जिस राइटर की बुक लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है वही आप लेके आइए। इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी इसका नाम होगा। थोड़ा सा मैच करके आप देख लीजिएगा गर्ल्स कि सिलेबस एज इट इज होना चाहिए। ठीक है। वेरी फर्स्ट लेसन बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे हिंदी में हम भौतिक भूगोल बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ा रही हूँ जिस सीक्वेंस में आपके बुक में लेसन दिया हुआ है। सेम उन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ अपनी बुक लेके बैठें। ठीक है, ये नहीं कि पहले वीडियो देख ली उसके बाद बुक देखी। मैं एज इट इज आपकी बुक से पढ़ा रही हूँ, सेम वही डायग्राम्स में यूज कर रही हूँ। एक दो डायग्राम ऐसा रहेगा जो एक्स्ट्रा होगा, उसको आप उसी वक्त अपने बुक के अंदर ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो बुक आपके साथ होनी चाहिए, तभी बच्चों फायदा रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ही आपकी लगेंगी और दोनों सेक्शन के बच्चों के लिए ये वीडियो है। ये नहीं कि दूसरा सेक्शन जो होगा वो वीडियोस नहीं देखेगा। ठीक है, पूरी क्लास के लिए ये वीडियोस हैं। तो हम शुरू करेंगे गर्ल्स। जो ये डायग्राम है ये आपकी बुक्स में नहीं है। अगर इस लेसन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप ये डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप बताओगे कि भूगोल क्या है और भूगोल को हमने किन दो मेजर पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे बच्चों वो है फिजिकल ज्योग्राफी, और जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस आएगा वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम भौतिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, या आप ये मान लीजिए कि हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति ने हमें स्वयं प्रदान की हैं। कौन कौन सी अभी आगे आएंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो मनुष्य से जुड़ी हुई हैं। अगर मान लीजिए मैं जनसंख्या की बात कर रही हूँ, मैं सेक्स रेशो की बात कर रही हूँ, मैं लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि ऐसे कितने मनुष्य हैं जो गाँव में रह रहे हैं, कितने शहरों में रह रहे हैं, तो मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। बट हम बात किसकी करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी की। और यही आपका इस साल का सिलेबस है। फिजिकल ज्योग्राफी की ही चीज़ें हम पूरे सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको यही बताना है, ये डायग्राम भी देखिए आपकी बुक्स में नहीं, आपको बनाना है। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि वो सभी चीज़ें जिन्हें प्रकृति ने हमें खुद प्रदान किया है। ठीक है, चट्टानें, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, मृदा, खनिज, ये सारी की सारी चीज़ें जिनके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, प्रकृति ने स्वयं हमें प्रदान की है। ठीक है, इन्हीं को मैंने इन अलग अलग बॉक्सेस में लिखा हुआ है। लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स यानी कि भूमि की आकृतियाँ। भूमि पे आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। एलुवियल आकृतियाँ किन्हें बोलते हैं हम, जो पानी के द्वारा बनती हैं, जैसे कि डेल्टा बनाती है नदी। ठीक है ना, ग्लेशियल, हिम नदियाँ कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती हैं। एओलियन का मतलब एयर के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और कोस्टल, कोस्टल यानी कि समुद्र के तट पे आपको कौन कौन सी आकृतियाँ मिलती है। ये अलग अलग लेसन में आपका आगे आएगा बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं इनके बारे में। आगे अलग अलग लेसन है इन सभी के। ये थे आपके लैंडफॉर्म्स। फिर आपके आ जाते हैं क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, तापमान है, वायुदाब है, पवन की पेटियां हैं, कहाँ से कहाँ तक पवनें चलती हैं, वर्षा का वितरण, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सॉइल, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वाटर है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में आ जाता है आपका बोटेनिकल और बायोलॉजिकल, यानी कि फ्लोरा और फोना की जब हम बात करते हैं। ठीक है, वनस्पति और जीव जंतु यहाँ जब हम बात करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जिस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे उसे हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। उसके बाद गर्ल्स आपकी बुक्स में नेक्स्ट हेडिंग में डेफिनेशंस हैं, जो आपको आसान लगे आप कर सकती हो। स्ट्रॉलर की डेफिनेशन आप बताओगे तो अच्छी रहेगी। स्ट्रॉलर क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई विज्ञानों का अध्ययन और एकीकरण है जिसमें मानवीय वातावरण पर हम सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है इस डायग्राम के अंदर, ये सब अलग अलग विज्ञान है ना। और अगर इन सभी विज्ञानों को मैंने इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गई हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। और अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें किस पे प्रभाव डालती हैं, मनुष्य पे। लैंडफॉर्म्स अलग 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 हैं तो लोगों का रहन सहन भी अलग है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग व्यक्ति रहता है, सोइल के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपनी फसलें उगाता है, वाटर
के अकॉर्डिंग व्यक्ति की जो है वो फसलें उगाई जाती हैं, होता है ना ऐसा। तो ये सारी की सारी वस्तुएं एकीकृत रूप से फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है और अल्टीमेटली किस पे प्रभाव डालेंगे, मनुष्य पे। तो स्टॉलर के डेफिनेशन को आप इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की प्रकृति कैसी है और उसके अंदर हम एक्चुअल उसकी विषय वस्तु क्या है, एक्चुअल में पढ़ते क्या है। अभी जो लास्ट उस डायग्राम में देखा वो सारी ही चीजें हैं, जस्ट हमने उनको ब्रॉडली इन सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है। नेचर में आप ये ही बता दोगे कि फिजिकल ज्योग्राफी एक्चुअल में क्या है, साइंस है बच्चों, है ना। जितने भी हम इसके अंदर सब सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान ही तो है, वो साइंस ही तो है। क्योंकि हम जो है मानव का वितरण कैसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, या वो किस प्रकार के कार्य करता है, ये सारे की सारी चीजें काफी लिमिट तक जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके द्वारा ही निर्धारित होती है। ठीक है। तो इसीलिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो बेस माना गया है हर किसी सब्जेक्ट का। आपके बुक्स में इमैनुअल कांट का जिक्र होगा जो कि काफी फेमस वैज्ञानिक रहे हैं, जर्मनी के विद्वान थे ये। इन्होंने क्या बोला है कि भौतिक भूगोल ना केवल भूगोल का बल्कि विश्व के ज्ञान का सबसे पहला चरण है, सबसे पहला स्टेप है। अगर आपको किसी भी साइंस के बारे में कुछ जानना है तो सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस साइंस को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इसका ज्ञान अनिवार्य है कि आप इसके नेचर के बारे में लिखोगे। और फिर इसी हेडिंग में आपका आ जाता है उसका स्कोप। स्कोप का ये डायग्राम आपके स्क्रीन पे या आपकी बुक्स में भी दिखा रखा होगा, हिंदी में भी बता दूंगी मैं इसको जब कराऊंगी। तो इसमें हम बच्चों स्कोप का मतलब क्या है, विषय वस्तु की एक्चुअल में हम किन चीज़ों का अध्ययन किसी सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। ठीक है। आप सभी जानते हो कि पृथ्वी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, सौर मंडल का हिस्सा है पृथ्वी। और पृथ्वी से पहले भी कुछ ग्रह हैं, पृथ्वी के बाद में भी कुछ ग्रह हैं। ठीक है। टोटल 8 ग्रह हैं, आप जानती हो। पहले 9 हुआ करते थे, अब हमने लास्ट वाले को हटा दिया प्लूटो को, तो अब सिर्फ 8 ग्रह हैं। तो अन्य ग्रहों के संदर्भ में पृथ्वी कहाँ पे अवस्थित है, पृथ्वी रोटेशन करती है, पृथ्वी रेवोल्यूशन करती है, उसके द्वारा क्या क्या चेंजेस आते हैं पृथ्वी के एनवायरनमेंट में, होता है ना, दिन रात बनते हैं, कभी गर्मी की ऋतु आती है, कभी सर्दी की ऋतु आती है। तो ये सारा जो सोलर सिस्टम के साथ पृथ्वी कनेक्टेड है, ये सभी उसी का इम्पैक्ट है गर्ल्स। ठीक है। तो इस चीज का अध्ययन हम करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। सेकंड क्या आ जाएगा आपका, लिथोस्फेयर, जो आप इस डायग्राम में नीचे ब्राउन कलर के सेक्शन में लिथोस्फेयर, हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब पृथ्वी का वो ऊपर का हिस्सा, ठोस हिस्सा जो हम देख भी सकते हैं। और उसी ठोस हिस्से के ऊपर हमारे क्या है, सारे के सारे स्थल रूप, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदानी हिस्से हैं। ठीक है ना। जितने भी लैंड फॉर्म्स है सारे इसी के ऊपर हैं। तो इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, क्या रीजंस रहे कि जो आज वर्तमान हम अपना लैंड फॉर्म्स देख पा रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि ये इस कंडीशन के अंदर पहुंच गए, तो इसके पीछे की क्या हिस्ट्री रही। ठीक है। कि किस प्रकार की आपकी चट्टानें हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी स्टेजेस से होकर हमारे लैंडफॉर्म्स गुजरे, इन सब का अध्ययन हम करेंगे स्थल मंडल लिथोस्फेयर के अंदर, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के स्कोप का ही पार्ट है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोस्फेयर, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, जलमंडल। अब सेम उसी में बहुत आसान सा लेसन है, सेम वही चीजें आप बिना पढ़े भी ले सकते। जलमंडल में क्या क्या चीजें आप पढ़ती हो, आपके जो महासागर है वो कैसे बने, महासागरों के अंदर भी लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे हैं, हर एक जो नदी होती है वो अल्टीमेटली महासागर में जाके मिलती है, तो अपने साथ बहाकर लाया हुआ सारा डेब्रीज है, जो भी डिपॉजिट्स है, वो सारा का सारा वो महासागरों में डालती है। तो उस डिपोजिशन के कौन कौन से वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है। वो चीज़ें हम बताएंगे। महासागर के जल का टेम्परेचर कैसा है, उसकी सैलिनिटी कैसी है, डेंसिटी कैसी है, हर जगह एक जैसी नहीं होती। जैसे पृथ्वी के ऊपर तापमान हर जगह एक जैसा नहीं है, सेम वैसे ही जो महासागर है उनका भी टेम्परेचर, उनकी डेंसिटी हर जगह एक जैसी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम हाइड्रोस्फीयर के अंदर करेंगे। कोरल रीफ एक वर्ड आ रहा है बच्चों, कोरल रीफ क्या होती है, समुद्र के अंदर कुछ ऐसे डिपोजिशंस हो जाते हैं, वो जो समुद्र के अंदर आपने जैसे शंख वगैरह होते हैं ना, समुद्र के किनारे पे शंख आ जाते हैं, तो ऐसी प्रवाल भित्तियां होती है। एक ऐसा जीव होता है जिसे हम मूंगा जीव बोलते हैं, मूंगा।
ठीक है, इंग्लिश में उसके लिए हमने कोरल वर्ड यूज किया। तो मूंगा जीव जो होता है वो अपने चारों ओर एक कैल्शियम की परत डिपॉजिट करता रहता है। ठीक है, और जब वो या तो मृत हो जाएगा, मर जाएगा, या वो अपने ऊपर इतनी हैवी लेयर जमा लेगा कि वो उसको अपने साथ कैरी नहीं कर पाता, तो वो क्या करेगा, वो उस लेयर के अंदर से निकल जाता है और जो लास्ट में डिपॉजिट बच जाता है वो एक रीफ के रूप में इकट्ठा होता चला जाएगा। क्योंकि जो मूंगा है वो एक या दो नहीं है, वो करोड़ों की संख्या में है समुद्र में। तो अगर हर एक मूंगा इस प्रकार से बनाएगा अपने आसपास लेयर, तो सारी की सारी लेयर्स अपने आप में फिर कंबाइन होती रहती हैं और फिर वो विशाल चट्टानों का रूप ले लेती हैं। उन्हें हम बोलते हैं कोरल रीफ। ठीक है, तो ये भी हम किस में अध्ययन करते हैं, हाइड्रोस्फेयर में। और फिर तीसरा आपका आ जाता है बच्चों एटमॉस्फेयर। ये भी आसान है, वायुमंडल। वायुमंडल कैसे बना, कैसी कैसी गैसेज हैं यहाँ पे, कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है। ठीक है, इसका तापमान, इसकी इसमें वायु दाब की कौन कौन सी पेटियां हैं, पवनें कैसे चलती हैं, उनके प्रकार, ठीक है, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों का अध्ययन हम एटमॉस्फेयर में करेंगे। तो ये सारा का सारा किसका पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी के स्कोप का। और बच्चों इन तीनों के बीच में ओवरलैप करता हुआ एक और सर्कल आपको दिख रहा है, या आई शुड से ओवल शेप आपको दिख रही है, दैट इज इकोस्फेयर। इकोस्फेयर को आप बायोस्फेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग दिखा रखा, बट आपकी बुक्स में जस्ट बायोस्फेयर वर्ड ही यूज हुआ, तो आप जस्ट वही लिखिए। बायोस्फेयर का मतलब ये है कि हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर के तीनों के बीच का वह हिस्सा जहाँ पे जीवन है। ठीक है, जहाँ पे जीवन है उसे हम जैवमंडल बोलते हैं, हम भी जैवमंडल का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम भाई इकोसिस्टम कैसे हैं, अब हर प्रकार का जीव के जो जीव जंतु हैं हर प्रकार के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। कुछ विशिष्ट कंडीशंस में ही कुछ विशिष्ट जीव जंतु रहते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में अलग जीव जंतु हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अलग जीव जंतु हैं, समुद्रों में अलग हैं, एटमॉस्फेयर में अलग हैं। तो इन सभी का अध्ययन हम किसमें करेंगे, कंबाइंड रूप से हम किसमें अध्ययन करते हैं, बायोस्फीयर में। कैसे कैसी फूड चेन्स डेवलप होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो है इसमें आ जाएंगी। तो ये बच्चों इसका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इस पूरे के पूरे लेसन में, सॉरी इस पूरे के पूरे आपके सेक्शन ए के अंदर 4 लेसन है गर्ल्स। तो इन 4 में से 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे और चांसेस हैं कि आपके इस पहले लेसन में से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। जो अभी कराया है नेचर एंड स्कोप, इसका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। जो अब कराऊंगी वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लेसन का, सबसे आसान भी और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, दैट इज रिलेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। भौतिक भूगोल का अन्य जो साइंसेज हैं उनसे क्या संबंध है। इसमें बहुत इजीली आपको ये बताना है कि जो ये बाकी के सब्जेक्ट आप देख रहे हो इनमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका अध्ययन हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी करते हैं। जस्ट सिंपली आपने ये बताना। वेरी फर्स्ट से मैं शुरू अगर करूँ, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम खगोल विज्ञान बोलते हैं, ब्रह्मांड की जिसमें हम बात करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको मैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी पढ़ती हूँ और मैं फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ूंगी। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैं सौर मंडल के बारे में पढ़ती हूँ, मैं ग्रहों के बारे में पढ़ रही हूँ, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे सूर्य ग्रहण आता है, कैसे चंद्र ग्रहण आता है। ये सारी चीजें हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी पढ़ते हैं और हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली दोनों के दोनों क्या हो गए, आपस में कनेक्टेड। सेम इसी पैटर्न पे गर्ल्स आपने बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में बताना है। नंबर 2 पे आ जाता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का हम कहाँ जिक्र करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, अभी जस्ट पिछले साल आपने पढ़ा होगा, आपके प्रैक्टिकल में आपने स्केल्स बनाए थे, आपने उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की थी। ठीक है, आपको याद होगा। आपने अक्षांश देशांतरों के बारे में पढ़ा था, मैंने देशांतर की कैलकुलेशन करनी बताई थी कि किस प्रकार एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक सूर्य का प्रकाश आने में 4 मिनट लग जाते हैं, बताया था ना। आप ग्राफ वगैरह भी बनाओगी आगे आगे। तो ये सारे के सारे कहाँ से सीखा है हमने, ये मैथ से सीखा है, तो इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी मैथ से भी जुड़ी हुई होगी। फिजिक्स, भौतिकी जिसे हम बोलेंगे, ज्वार भाटा कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, इनके सबके पीछे साइंस है। तो इन चीज़ों का अध्ययन हम फिजिक्स में भी करेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी में भी करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है गर्ल्स। जो आगे आपका जाता है दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। यहाँ पे आप जियोलॉजी वर्ड लिख लीजिएगा, जियोलॉजी जिसे हिंदी में हम भूगर्भ विज्ञान बोल रहे हैं। भूगर्भ यानी कि जमीन के अंदर क्या है, जमीन, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बने, कैसे अलग अलग प्रकार की आपकी चट्टानें बनी। कुछ अवसादी चट्टानें होती हैं, कुछ आग्नेय होती हैं, कुछ रूपांतरित होती हैं।
इंग्लिश में इन्हें हम इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बोल देते हैं। कैसे बनी, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज, ये सभी हम जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी में पढ़ते हैं, सेम हम फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। इस सेमेस्टर में आपका आएगा भी एक लेसन इसका, ठीक है। फिर आपका जाता है गर्ल्स केमिस्ट्री। केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं ना, कि कैसा फ्लोरा एंड फोना है, कैसी मृदा है, मृदा की प्रॉपर्टी कैसी, किस मृदा में कौन कौन से एलिमेंट्स ज्यादा मिलते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर भारत की मृदाओं के बारे में पढ़ा था, आपने बताया था इसमें चूना ज्यादा होता है, इसमें पोटाशियम की कमी होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से पता लगी, हमें केमिस्ट्री से पता लगी। तो इस प्रकार फिजिकल ज्योग्राफी केमिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है। फिर आपका आगे आ जाएगा बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं ना, प्लांट लाइफ कैसी है हमारी, इसके लिए हम बॉटनी से हेल्प लेते हैं। फिर आपको आ जाता है गर्ल्स बायोलॉजी, जिसके अंदर हम प्राणी विज्ञान, इसको हिंदी में बोलते हैं हम, विभिन्न स्पीशीज की बात करते हैं ना, कि कहाँ कहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्पीशीज रहती हैं। जीव जंतु, स्थल मंडल पे भी जीव जंतु हैं, जल मंडल में भी अलग जीव जंतु, और वायुमंडल में अलग जीव जंतु हैं। इनकी अलग अलग इकोलॉजी है, तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं। फिर आपका आगे आ जाता है बड़ा आसान सा है मेट्रोलॉजी, जिसको हम जलवायु विज्ञान बोलते हैं, मौसम विज्ञान जो बोलते हैं। मौसम के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसा मौसम है, तापमान, वायुदाब, पवन की पेटियां, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है ये। फिर आपका आगे आ जाता है गर्ल्स ओशनोग्राफी, जिसे हम समुद्र विज्ञान बोलेंगे, कि समुद्र के अंदर कैसी आकृतियां हैं, और जो जैसे एटमॉस्फेयर में तापमान, वायुदाब, और आप जो और चीजें पढ़ती हो ना, सेम वही चीजें ओशनोग्राफी में भी है। तापमान, लवणता, घनत्व, ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्यों आता है, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, जो कि हम ओशनोग्राफी में भी पढ़ते हैं। और जो लास्ट आपका आ जाता है बस, वो है आपका मृदा विज्ञान, जिसे हम पेडोलॉजी बोलते हैं। हिंदी मीडियम के गर्ल्स भी इंग्लिश का डायग्राम बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में अगर हेडिंग भी लिखोगे गर्ल्स तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। तो आप मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहो तो आप हेडिंग इंग्लिश में लिख के उसको एक्सप्लेन हिंदी में कर सकती हैं, ठीक है। तो पेडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मृदाओं के प्रकार, सोइल प्रोफाइल हमने भारत में पढ़ी थी ना, भारत की मृदा में हम सोइल प्रोफाइल पढ़ रहे थे, लेयर्स होती है मृदा में, वो सारी पेडोलॉजी का ही पार्ट है, हम फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो ये इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था बच्चों, जिसका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आए तो मैं कहूँगी कि आप अटेम्प्ट भी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका मेजर लेसन फिनिश होता है। जो आगे छोटी मोटी दो तीन हेडिंग्स है बच्चों, उनके आपके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, तो वो मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। जैसे कि नेक्स्ट आपकी हेडिंग में है प्लेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का जो सबसे मेजर कंपोनेंट है बच्चों, वो जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी ग्रीक भाषा, जिसे हम यूनानी भाषा बोलते हैं हिंदी में, उसका पार्ट है ये। और उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी ये ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है, जियो, मॉर्फ और लोगोस। जियो का मतलब भूमि, मॉर्फ का मतलब आकृति, और लोगोस का मतलब अध्ययन। यानी कि एक ऐसा विज्ञान जो भूमि की आकृतियों का अध्ययन करता है। सिर्फ भूमि की आकृतियों की हम बात कर रहे हैं, इस चीज को याद रखिए। जियो, जियो का मतलब सिर्फ भूमि की आकृतियां, हमने वायुमंडल छोड़ दिया, हमने जो है जलमंडल भी छोड़ दिया। यानी कि लिथोस्फेयर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किससे, जियोमॉर्फोलॉजी से, और फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे मेजर पार्ट माना गया। तो इसमें हम बता देंगे भी क्यों हम इतना अधिक इसको पढ़ते हैं, बता सकती हूँ, क्योंकि सबसे अधिक जो है मनुष्य तो कनेक्टेड इसी पार्ट से रहता है, तो इसलिए हमारे लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट भी यही है। इसी में बच्चों ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स आता है आपका नेक्स्ट पेज पे, जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां, द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियां और तृतीय क्रम की स्थलाकृतियां, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर की जो जितने भी लैंडफॉर्म्स हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं, उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ या लैंडफॉर्म्स वे हैं जो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले बने, और ये दो ही हैं। कौन कौन से, आपके महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप महासागर हैं जो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले बने, बाकी चीजें इनके ऊपर बनी हैं, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर में नहीं आएगी। फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ ये दो आएंगे। सेकंड ऑर्डर में वे चीजें जो इनके ऊपर बनी, ठीक है, माउंटेन्स बन गए, किस पे,
आपके कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, महाद्वीपों पे, ठीक है, उसी के ऊपर वोल्केनोज आ गए, उसी के ऊपर आपके प्लेन्स आ गए, तो ये सब आ जाएंगे आपके सेकंड ऑर्डर के रिलीफ। और इनके ऊपर फर्दर जो चीजें बनी है वो आ जाती है थर्ड ऑर्डर में। जैसे कि जो रिवर थी, रिवर किस में आएगी, सेकंड में। रिवर से झील बन गई तो किस में आ गई, थर्ड ऑर्डर में। रिवर से ही डेल्टा बन गया, किस में आ गया, थर्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो ये 3 ऑर्डर है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपका आ सकता है। फिर आपका जो हेडिंग है गर्ल्स, इसको छोड़ भी सकती हो, चाहो तो थोड़ा सा इसको नजर मार लेना, डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, कि ऐसे कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक रहे जिन्होंने इसके अंदर रोल निभाया। कुछ नाम है, जैसे कि हेरोडोटस का नाम आपने सुना होगा, हिस्ट्री के फादर बोला जाता है इनको। इन्होंने इजिप्ट में जो नाइल रिवर है, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, उसको काफी स्टडी किया था। डेल्टा शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था इन्होंने। तो डेल्टा, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट, तो आप इसके बारे में बता दो, इन्होंने काफी काम किया। जेम्स हट्टन है, जिन्होंने बताया था कि जो भूमि है वो एक चक्रीय रूप में चली है। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो वर्तमान है वो भूतकाल की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्म्स इन्होंने यूज की थी। पैंक है, डेविस है, ये आपके सिलेबस में आगे आएंगे भी, जिन्होंने इरोजन साइकिल के बारे में बताया कि अगर कोई वस्तु, कोई लैंडफॉर्म पृथ्वी के ऊपर बन गया है, तो आज से कुछ साल बाद वो एज इट इज नहीं रहेगा, क्योंकि उसका अपरदन हो जाता है। तो किन किन स्टेजेस में ये चलता है, ये पैंक ने और डेविस ने बात की थी। तो इनके बारे में आप बता सकते हो बस। और जो लास्ट आपकी हेडिंग आ जाती है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, कि भौतिक भूगोल का महत्व क्या। पूरे लेसन में जो हम पढ़ के आए हैं गर्ल्स, वो सारी चीजें आपने कुछ लाइंस में यहाँ बता देनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा आपसे जा सकता है। भी हम मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं, सोइल प्रोफाइल पढ़ते हैं, हम जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जलमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, वो सारी की सारी चीजें आप इसमें लास्ट में बता दोगे। तो ये आपका लेसन था गर्ल्स। और बार बार बच्चे मुझसे ये ना पूछें कि भी ऑनलाइन क्लास लगेगी या ऑफलाइन। देखिए, जब तक आगे कोई लेटर नहीं आता है, मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही लूंगी बच्चों। आप अगर ऑफलाइन क्लासेस के लिए कॉलेज में आ भी रहे हैं, तो आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए आ रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगी। ज्योग्राफी में मैं, जब तक हालात नहीं सुधरते हैं, मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही लूंगी। अगर डाउट क्लासेस लेने का मेरा मन हुआ, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, आप उस दिन मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड लक।